हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने वापस से मुझे डाउटफुल क्वेश्चंस भेजे। उनको मैं यहाँ पे विद रेफरेंसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट आप जो भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन रेज करना है वो रेज कर दीजिए, बिकॉज आज लास्ट डेट है। ठीक है, कल जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, उसमें एक क्वेश्चन में आपके लेसीमीटर वाले में ऑब्जेक्शन रेज करना है, जिसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो, सो दैट आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। सो थर्ड क्वेश्चन है, जनरल लेआउट ऑफ न्यू बिल्डिंग आर अ टाउन शोइंग रोड, मार्केट, हॉस्पिटल, रिवर एटसेट्रा इज कॉल्ड एज। तो यहाँ बोला जा रहा है कि हम किस प्लान या मैप में पूरी कॉलोनी जो नई डेवलप करनी है हमें, उसका जनरल लेआउट इंडिकेट करते हैं, जिसमें रोड्स रहेंगी, मार्केट रहेगी, हॉस्पिटल्स रहेगा, रिवर्स रहेगा एटसेट्रा। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर की दिया है वो इंडेक्स प्लान दिया है, बट करेक्ट आंसर जो है वो हमारा की प्लान होना चाहिए। अगर हम की प्लान एक कॉलोनी के लिए बनाएंगे तो उसमें जितने भी यूटिलिटीज हैं, प्राइमरी यूटिलिटीज हैं लाइक रोड्स, मार्केट, हॉस्पिटल, वो सभी हम इंडिकेट करते हैं, जिसमें जनरल लेआउट ऑफ हमारा फ्लोर्स, जो आपके बिल्डिंग यूनिट्स हैं वो भी, उनके फ्लोर प्लान्स भी उसमें इंडिकेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे IS 7973 में मैंने साइट प्लान, लेआउट प्लान्स और इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप पढ़ लेना। और रेफरेंसेस के तौर पे आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर देखेंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्लॉटिंग आती है, कोई भी कॉलोनी के लिए प्लानिंग आती है, तो वहाँ पर यहाँ पे ये दिस इज वेव सिटी सेक्टर मार्किंग एंड हियर सी दिस इज दी रिटन एज की प्लान। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं की प्लान लिखा हुआ है, और इसी का बड़े स्केल पर ये जो आपको देख पा रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंट, आप अगर इसको बड़ा करके देखेंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपकी रोड्स दिख रही हैं, आपके फ्लोर प्लान्स दिख रहे हैं, जो आपके यूनिट्स हैं, बिल्डिंग यूनिट्स हैं, पार्क्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं स्कूल्स की, ठीक है, हेल्थ सेंटर्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सभी फैसिलिटीज इसमें मार्क रहती हैं एज अ ओवरऑल व्यू। तो यहाँ पर आप इसको अपलोड कर दीजिएगा फॉर गाइडेंस पर्पस, आई थिंक दे विल एक्सेप्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका की प्लान होगा। इसका कोई बुक में रेफरेंस नहीं मिल पा रहा था, बहुत लोगों का सजेशन था कि जो आपका जसवंत खन्ना हाईवे इंजीनियरिंग की बुक है उस पर रेफरेंस दिया है, बट वहाँ पे की मैप वर्ड यूज किया है, और दैट इज इन रिस्पेक्ट टू दी हाईवे प्रोजेक्ट, सो यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ रेफरेंस, सो जस्ट अपलोड दिस पीडीएफ विच आई हैव गिवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ कंपोनेंट ऑफ अ स्पिलवे दैट रिड्यूसेस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि स्पिलवे का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिवर बेड पे लगेगा, ठीक है, और इरोजन रिड्यूस करेगा, और बाई कैसे करेगा, बाई कन्वर्टिंग स्टॉर्म वाटर रन ऑफ इनटू अ शीट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर GS असावा की बुक है, उसके रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं, जिसमें जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टर्मिनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, व्हेन वाटर flows from the reservoir level to the downstream river level, the static energy is converted into kinetic energy. अगर उसको properly dissipate नहीं करेंगे, it may cause enough scour at the river bed, और river bed की किस location पे, at the toe of dam, that can cause the damage of the dam and the spillway and other structure. Therefore, suitable stilling basins at the downstream end of the spillway are usually provided so that excess kinetic energy is dissipated. तो excess kinetic energy के लिए हमने हाइड्रोलिक जंप फॉर्म की ऑन दिस स्टिलिंग बेसिन फॉर डेसिपेशन ऑफ दिस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टू प्रिवेंट द इरोजन एट द सॉइल। तो ये हमारा जो टर्मिनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्टिलिंग बेसिन हुआ, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी डेसिपेटर, जहां पर आपका हाइड्रोलिक जंप बन के जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डेसिपेट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें एग्जिट चैनल पे डाउट था, तो एग्जिट चैनल को मैं आपको बता देता हूँ, जनरली स्पिलवेज में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, because such spillways draws water directly from the reservoir and discharge it directly into the stream channel. In spillways which are placed along the abutments are located near ridges, entrance and exit channels are provided. तो केवल इनका पर्पस ये होता है कि डिस्चार्ज इनटू दी जो एग्जिट चैनल है, जो भी हमारा एक्सेस फ्लो आ रहा है डैम से,
वो स्पिलवे के ऊपर निकल के एग्जिट चैनल के थ्रू हमारा इन एनर्जी डेसिपेटर्स तक पहुंचता है। दे आर जस्ट अ कैरिंग कन्वेइंग डिवाइसेस, ठीक है, जो कि फ्रॉम द टर्मिनल स्ट्रक्चर टू द स्ट्रीम चैनल। ध्यान रखना है कि जो एग्जिट चैनल्स हैं दे कन्वेज फ्लोज फ्रॉम टर्मिनल स्ट्रक्चर, और टर्मिनल स्ट्रक्चर हमारा एनर्जी डेसिपेटर था। तो एनर्जी डेसिपेटर से स्ट्रीम चैनल जो डाउन स्ट्रीम में है वहां तक पानी को डिस्चार्ज करने के लिए हमारे एग्जिट चैनल प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली एनर्जी डेसिपेटर्स की लोकेशन पे हमारा जो टो ऑफ डैम पे लोकेटेड है वहां पे हमारा इरोजन होने के चांसेस हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने वो प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली हमारा करेक्ट आंसर जो इन्होंने दिया है एनर्जी डेसिपेटर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर भी इसी बुक में अलग से भी लिखा हुआ है एन एनर्जी डेसिपेटर एट द टो ऑफ स्पिलवे, ठीक है, एनर्जी डेसिपेटर एट टो ऑफ स्पिलवे is necessary to avoid or minimize erosion of river bed on the downstream side of dam। और इसके बाद हमारा एग्जिट चैनल्स रहेंगे जो एनर्जी डेसिपेटर से निकलेगी वाटर इन द फॉर्म ऑफ शीट फ्लो दैट इज कैरीड टू द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई थिंक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को डाउट्स है कि व्हाट इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसमें इन्होंने आंसर दिया है कि जो मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल पे, जिस पे सॉइल हमारी फेल हो रही है शेयर से, तो इन्होंने करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 1 ही होगा। और रेफरेंस के तौर पे मैंने गोपाल रंजन की बुक का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी है लोडिंग की दैट द सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर इट फेल्स इन शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ही होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्रिएटेड फिल इन द ब्लैंक्स वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपका सन है, ठीक है, हमारी अर्थ एक सर्टेन ऑर्बिट पे घूम रही है, ठीक है। अब यहां पर दो मोशन हो रहे हैं अर्थ के, एक अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और एक सन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि जब अर्थ का जो रोटेशन है अराउंड द सन, तो इस वाले मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ठीक है, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा है। तो अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है तब वो डायर्नल वेरिएशन, बिकॉज डे एंड नाइट वहां से गवर्नड होते हैं ऑन इट्स ओन एक्सिस वाले से। जो आपका अराउंड द सन जब रोटेट कर रही है तो दैट इज एनुअल वेरिएशन। तो यहां पर इन्होंने एनुअल वेरिएशन दिया है, ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेफरेंस के तौर पे मैंने एसके दुग्गल की बुक में का रेफरेंस दिया हुआ है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एनुअल वेरिएशन है इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट सन। यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और डायर्नल वेरिएशन बिकॉज डेली वेरिएशन है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर जब रोटेट कर रही है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरिंग ऑफ डे एंड नाइट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायर्नल वेरिएशन। डायर्नल का मतलब होता है डेली वेरिएशन, ठीक है। तो यहां पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन अ सिंपल सर्कुलर कर्व। इन्होंने आंसर ऑप्शन डी सी तो दे दिया है, बट दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी रेज्ड फॉर ऑब्जेक्शन। इसको आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सम पूछ रहा है तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स होने चाहिए, पहले तो एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे आपको एसके दुग्गल का मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, यू हैव टू जस्ट अपलोड दिस। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारा जो डेल्टा है दिस इज द डिफ्लेक्शन एंगल विच इज द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग स्टेट्स, और जो इंटरनल एंगल है जिसे हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं विच इज दिस एंगल। तो एक एंगल हमारा डेल्टा हो गया डिफ्लेक्शन एंगल और एक हमारा इंटरसेक्शन एंगल हो गया थीटा। और फिर नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है द सम ऑफ दीज टू एंगल्स डेल्टा एंड थीटा इज 180 डिग्री। तो क्वेश्चन शुड हैव बीन आस्क्ड लाइक दिस, द सम ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज। तो यहाँ पर दोनों का समीशन जो है वो 180 डिग्री होता है, ना कि सिर्फ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सो मार्क्स टू बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स।
तो करेक्ट आंसर जो होगा वो इनमें नन ऑफ द ऑप्शन विल बी करेक्ट एज पर दिस क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन इवेपोट्रांसपिरेशन। इसमें मैंने आपको बताया था, आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। करेक्ट आंसर जो था वो नन ऑफ दीज था। आई हैव शेयर्ड दिस screenshot of Subramanya which will be used for uploading your reference, so accordingly आप अपने objections raise कर दीजिए। you have sufficient time for today, so I will be sharing this PDF on Telegram group as well as WhatsApp. Thank you and all the best.